तो अब हम जानते हैं कोशिकांग के बारे में। तो कोशिकांग के अंदर सबसे पहला कोशिकांग है इसके अंदर ER, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। यदि हमने हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। तो पहला कोशिकांग हम देख रहे हैं ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवीय जालिका। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था KR पोर्टर। KR पोर्टर ने इसकी खोज की थी। इसमें हमने पहला पॉइंट देखा, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसकी खोज किसने की थी? KR पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बनता है कि ER जो कोशिकांग है वो किसके अंदर पाया जाता है और किसके अंदर ये नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, RBC के अंदर व अंडों की भ्रूणीय कोशिकाओं के अंदर। तो अंडों की जो भ्रूणीय कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होता है, ये क्या होगा, अनुपस्थित होता है, यानी कि उसके अंदर ये नहीं पाया जाता। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है, RBC है और अंडों की भ्रूणीय कोशिका के अंदर ER एब्सेंट होता है। यदि यह रेखित पेशियों में होता है तो इसको बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो रेखित पेशियों में ER को बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसको जानते हैं। और ये ER दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है? ER के दो रूप होते हैं, एक होता है RER और एक होता है इसके अंदर SER। अब R से इसका मतलब ही क्या होता है, इसमें रफ से होता है। R का मतलब रफ होता है और S का मतलब होता है यहाँ पे स्मूथ। यानी कि एक तो स्मूथ ER होता है और एक रफ ER होता है। तो रफ ER वाला जो पार्ट होता है इसमें पाया जाता है राइबोसोम। अब राइबोसोम यदि इसमें पाया जाता है तो राइबोसोम का ही मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करवाना। यानी कि RER में राइबोसोम पाया जाएगा और राइबोसोम होगा तो इसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। अब देखा जाए तो इसमें राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब राइबोसोम इसके अंदर SER में नहीं होगा तो यहाँ प्रोटीन का जो संश्लेषण हो रहा है वो भी इसके अंदर नहीं होगा। और RER के अंदर यदि हम इसका रूप देखें तो वैसे देखा जाता है कि ER तीन रूप के अंदर पाया जाता है। या तो पाया जाता है ये वेसिकल्स के रूप में, या तो ये वेसिकल के रूप में पाया जाता है, या ये नलिकाकार के रूप में पाया जाता है, और या ये सिस्टर्नी के रूप में पाया जाता है। तो ये इसके क्या है, रूप है। तीन रूप के अंदर ER मिलेगा, या तो वेसिकल में मिलेगा, या नलिकाकार में मिलेगा, या सिस्टर्नी में मिलेगा। और हम RER और SER की बात कर रहे हैं तो RER के अंदर इसका जो रूप मिलता है वो मिलता है इसमें सिस्टर्नी के रूप में। तो ये सिस्टर्नी के रूप में मिलेगा RER के अंदर। और SER के अंदर कैसा मिलता है, ये नलिकाकार मिलता है। तो ये हमने इसमें डिफरेंस देखे। ER दो प्रकार का होता है, RER और SER। R का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER के अंदर राइबोसोम पाया जाएगा तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होगा, इसमें राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण इसमें नहीं होता। ये सिस्टर्नी के रूप में होता है। और SER कैसा होता है, नलिकाकार के रूप में होता है, क्योंकि इसकी तीन फॉर्म होती है, या तो ये वेसिकल मिलेगा, या नलिकाकार मिलेगा, या सिस्टर्नी के रूप में मिलेगा। अब इस ER के मेन काम क्या होते हैं, तो अब हम इसके कार्य के बारे में देखते हैं। तो ER के क्या क्या कार्य होते हैं। तो एक तो ये कोशिका के लिए अंतःकंकाल की तरह कार्य करता है। तो अंतःकंकाल के रूप में कार्य करने वाला कौन होता है, इसके अंदर ER होता है। तो कोशिका के लिए ये अंतःकंकाल के रूप में कार्य करेगा। और क्या काम होता है, दूसरा काम इसका मेन काम होता है परिवहन का। परिवहन का मतलब होता है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, यानी कि परिवहन का कार्य जो करेगा वो कौन करता है, यहाँ पे ER के द्वारा होता है। और ER का एक मेन काम होता है गोल्जी बॉडी का निर्माण करना, यानी कि गोल्जी जो बॉडी है या गोल्जी काय है इसका निर्माण किससे होता है, ER से होता है। गोल्जी बॉडी का निर्माण में योगदान होता है इसका। और क्या काम होता है, बाकी इसमें देखा जाए तो हमने देखा था दो प्रकार के ER होते हैं, SER और RER। SER के दो काम है इसके अंदर।
एक तो इसका एक काम है विषहरण का। विषहरण का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? एसईआर करता है। और एक एसईआर का एक काम इसके अंदर और है कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल का, स्टीरॉयड का और ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का, इन सभी का संश्लेषण करना या निर्माण करने का काम कौन करता है? ईआर करता है। तो ईआर के देखा जाए तो पहला काम हमने देखा कि कोशिका के लिए अंतःकंकाल की तरह कार्य करता है। दूसरा काम ईआर का होता है परिवहन का कार्य होता है, परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है। तीसरा काम इसका यह होता है कि गोल्जी काय अर्थात गोल्जी बॉडी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? ईआर से होता है। और फिर इसमें एसईआर के कुछ स्पेशल काम है इसके अंदर। एसईआर में एक तो काम होता है विषहरण का यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और एक एसईआर कोलेस्ट्रॉल का, स्टीरॉयड का और ग्लाइकोजन के संश्लेषण में इसका योगदान होता है। तो हमने अभी ईआर के बारे में देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और दूसरा कोशिकांग हम लेते हैं यहाँ पे गोल्जी काय, या जिसे हम क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो ये गोल्जी बॉडी जो होता है वो कैसा कोशिकांग होता है? गोल्जी बॉडी कैसा कोशिकांग होगा? ध्रुवीय कोशिकांग होता है। और ध्रुवीय कोशिकांग जो होता है इसकी वजह से इसके अंदर सिरे कितने मिलते हैं? तो यानी कि इसमें 2 सिरे होते हैं। ध्रुवीय कोशिकांग की वजह से 2 सिरे होंगे इसके अंदर। और ये कैसा होता है? ये ग्रंथिल होता है और स्रावी होता है। यानी कि ध्रुवीय कोशिकांग है, 2 सिरे होते हैं। और गोल्जी बॉडी कैसा कोशिकांग होता है? ग्रंथिल और स्रावी होता है। और यदि हम इसे देखें तो अधिकांश कोशिकाओं के अंदर यदि इसकी संख्या होती है वो एक ही होती है। तो अधिकांश सेल के अंदर, कोशिका के अंदर इसकी संख्या एक ही मिलेगी। तो ये होता है गोल्जी बॉडी। तो पहला पॉइंट हमने देखा कैसा कोशिकांग होता है, ये ध्रुवीय कोशिकांग है। और जो चीज ध्रुवीय होती है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक की वजह से सिरे कितने मिलते हैं? 2 सिरे होते हैं। ग्रंथिल और स्रावी होता है ये। और अधिकांश कोशिकाओं के अंदर ये एक ही मिलेगा। इसके काम क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं गोल्जी बॉडी के, वो देख लेते हैं। तो पहला हमने ये देखा था ये कैसा होता है? ग्रंथिल और स्रावी होता है। ग्रंथिल और स्रावी होने की वजह से तो इसमें ये अग्नाशय रस के श्रावण में इसका योगदान है। और श्लेष्मा का ये श्रावण करता है। यानी कि गोल्जी बॉडी किसका श्रावण करती है? अग्नाशय रस का। और श्लेष्मा के श्रावण में इसका योगदान होता है। और शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का निर्माण करना में किसका योगदान होता है? गोल्जी बॉडी का। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां उनसे हार्मोन का निर्माण करवाना या संश्लेषण करवाने में किसका योगदान होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। और गोल्जी बॉडी के काम में देखा जाए तो इसमें लाइसोसोम का निर्माण भी किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। और शुक्राणुओं के अंदर एक्रोसोम का जो निर्माण होता है, शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। और अंडों में यौग का निर्माण भी किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। और काम भी हैं इसके अंदर जैसे कि आयरन, कॉपर और गोल्ड, इसका अवशोषण में योगदान कौन करवाता है? गोल्जी बॉडी करवाती है। यानी कि गोल्जी बॉडी क्या करवाता है? आयरन का, कॉपर का और गोल्ड का, एयू का मतलब यहाँ पे गोल्ड से है, तो गोल्ड का अवशोषण कौन करवाता है? गोल्जी बॉडी करवाती है। और काम में देखा जाए तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, उपास्थि और अमीनो शर्करा के निर्माण में भी किसका योगदान होता है? गोल्जी बॉडी का रोल होता है। यानी कि हमने देखे इसके कामों के अंदर देखा जाए तो पहला काम इसका अग्नाशय रस और श्लेष्मा के श्रावण में योगदान है।
जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाती है वहां पे हार्मोन का संश्लेषण करवाने में किसका योगदान होता है? गोल्जी बॉडी का। लाइसोसोम का निर्माण कौन करवाता है? गोल्जी बॉडी करवाती है। शुक्राणुओं के अंदर एप्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। अंडों में यौग का निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। और आयरन का, कॉपर का और गोल्ड का अवशोषण में किसका योगदान होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। और एक गोल्जी बॉडी क्या करवाती है? कोशिका भित्ति है, उपास्थि मतलब कार्टिलेज है, और अमीनो शर्करा के संश्लेषण में भी गोल्जी बॉडी का योगदान होता है। तो ये इसके कुछ मुख्य काम हैं। तो इसमें नेक्स्ट कोशिकांग जो है वो है इसमें लाइसोसोम। इसके बारे में देखते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर सबसे पहले जानते हैं कि इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। लाइसोसोम को की जो खोज है किसने की थी? डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम है डी डुबे। तो लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें बनता है, तो लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती की थैली। आत्मघाती की थैली कहते हैं, या इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। यानी कि जो चीज कोशिकांग इसके अंदर एक बार प्रवेश कर गया लाइसोसोम के अंदर, उसकी जो डेथ है वो निश्चित है। इसलिए इसे हम कोशिका की क्या कहते हैं? आत्मघाती की थैली या सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। तो लाइसोसोम क्या होता है कि एक गोलाकार थैली नुमा संरचना होती है, और बाहर से ये एकल इकाई झिल्ली से क्या होता है? ये कवर होता है। तो गोलाकार थैली नुमा संरचना होगी, और इसमें क्या पाई जाती है? एकल इकाई झिल्ली जो होती है, बाहर की और लेयर होती है, उसकी परत इसमें पाई जाती है। यानी कि गोलाकार थैले नुमा संरचना होती है और एकल इकाई झिल्ली से ये कवर होता है, और इसमें जल अपघटनी एंजाइम जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें जल अपघटनी एंजाइम इसके अंदर पाए जाएंगे। और एक चीज इसके अंदर यह है कि लाइसोसोम के अंदर पाई जाती है बहुरूपता। बहुत सारे रूप पाए जाते हैं, एक रूप नहीं होता। बहुरूपता का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इसके अंदर पाई जाती है, अर्थात बहुरूपता, बहुत सारे रूप पाए जाते हैं। उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसे कोशिका की आत्मघाती की थैली या सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। तो एक गोलाकार संरचना होती है थैली नुमा, जो एक एकल इकाई झिल्ली से कवर होता है, और लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोसोम के अंदर क्या पाई जाती है? बहुरूपता पाई जाती है, बहुत सारे इसके रूप होते हैं। तो वो रूप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक आता है इसके अंदर प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम होता है। दूसरा इसके अंदर बनता है द्वितीयक लाइसोसोम। एक बनता है इसके अंदर अपशिष्ट काय। अपशिष्ट काय। और एक होता है इसमें सबभक्षी रसधानियां। तो ये चार रूपों के अंदर मिलता है, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अपशिष्ट काय और सबभक्षी रसदानियां। तो अब हम देखा जाए तो इसमें प्राथमिक लाइसोसोम जो होता है, इसके अंदर पाचन के एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक के एंजाइम पाए जाएंगे, पाचन के, अर्थात इसमें भोजन का पाचन होता है। और इसमें देखा जाए तो जल अपघटनी जो क्रिया होती है वो इसमें नहीं होती। जल अपघटनी की जो क्रिया होती है वो इसमें नहीं होती, क्योंकि इसमें पाचन के एंजाइम पाए जाते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। अब द्वितीयक जो लाइसोसोम होता है, इसमें दो क्रियाएं होती है। एक तो होती है फैगोसाइटोसिस, और एक होती है इसके अंदर पिनोसाइटोसिस। एक तो होती है फैगोसाइटोसिस और एक होती है इसके अंदर पिनोसाइटोसिस। और इसमें होता है अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन इसके अंदर पाया जाता है। यानी कि द्वितीयक लाइसोसोम जब भोजन का पाचन कैसे करता है? फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा करता है।
अर्थात इसमें कैसा पाचन होता है, अंतः कोशिकीय पाचन होता है। देखो अपशिष्ट काय में क्या हो गया कि जो द्वितीयक लाइसोसोम में भोजन का पाचन हो गया है, यानी कि द्वितीयक लाइसोसोम से जो भोजन का पाचन वाला भोजन आया है, उसको अपशिष्ट काय के अंदर कैसा होता है कि एक्जोसाइटोसिस के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, कोशिका यानी कि सेल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, अर्थात सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये किसमें होता है, अपशिष्ट काय में, यानी कि द्वितीय लाइसोसोम के अंदर पचित भोजन को एक्जोसाइटोसिस के द्वारा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है अपशिष्ट काय में। और उसके बाद आता है सबबक्षी रसदानियां। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो लाइसोसोम होता है वो खुद के कोशिकांगों को ही खाने लग जाता है। जैसे मान लो यहाँ लाइसोसोम की पोजीशन है, बहुत सारे कोशिकांग इसके अंदर पड़े हैं, तो खुद के जो कोशिकांग हैं उनका ही क्या कर लेता है, ये पाचन कर लेता है। तो ये कौन करता है, सबबक्षी रसदानियां। तो ये कंडीशन आगे इसके फंक्शन में, कार्य में देखेंगे अपने कि जब भूखमरी की कंडीशन आती है या हम कह सकते हैं कोई भयंकर बीमारी की कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर लाइसोसोम क्या करता है, खुद के कोशिकांगों को ही खाने लग जाता है, उनका ही पाचन करने लग जाता है। तो वो होता है इसमें सबबक्षी रसदानियों के अंदर आता है। तो ये इसके अंदर हमने रूप देखे हैं, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अपशिष्ट काय और सबबक्षी रसदानियां। प्राथमिक लाइसोसोम में पाचन के एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनी क्रिया नहीं होती। द्वितीयक लाइसोसोम में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्रियाएं होती है, अर्थात अंतः कोशिकीय पाचन होता है। और अपशिष्ट काय के अंदर जो द्वितीयक लाइसोसोम में पचित भोजन है उसको एक्जोसाइटोसिस के द्वारा सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और सबबक्षी रसदानियों में खुद के कोशिकांगों का ही वहां पे पाचन होने लगता है। तो ये कहलाती है सबबक्षी रसदानियां, या इसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स, ऑटोफैगोसोम। तो ये हमने देखा लाइसोसोम के बारे में। अब हम इसमें जानते हैं कि लाइसोसोम के कार्य क्या क्या होते हैं। इसके कार्य के बारे में जानते हैं तो पहला काम इसका कौन सा होता है, ऑटोफैगी। और ऑटोफैगी हमने अभी देखी है कि कोई भी बीमारी की जब कंडीशन आती है, या तो कोई बीमारी हो गई है या भूखमरी की कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये लाइसोसोम क्या करता है, अपने खुद के कोशिकांग ही खाने लग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी के नाम से जानते हैं, या इसे हम सबभक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो ये होती है ऑटोफैगी, इसके अंदर पाई जाती है। एक काम इसका ये हो गया। दूसरा काम इसका क्या होता है कि कायांतर के दौरान मेंढक की पूंछ का लुप्त होना, यानी कि मेंढक की पूंछ का लुप्त होना, ये भी किसकी वजह से होता है, लाइसोसोम की वजह से होता है। कायांतर के दौरान मेंढक की पूंछ का लुप्त होना। या हम ये देखते हैं कि जब निषेचन होता है तो शुक्राणु वाला जो भाग होता है उसके अंदर जो एक्रोसोम वाला हिस्सा होता है, ये लाइसोसोमल एंजाइम का स्रावण करता है। और जैसे निषेचन के दौरान अंडे के अंदर यह क्या करेगा, एग के अंदर भेदन का काम करेगा। तो अंडे के अंदर जो भेदन होता है, ये काम कौन करवाता है, लाइसोसोम करवाता है। निषेचन के दौरान शुक्राणुओं का जो एक्रोसोमल वाला भाग है, एक्रोसोम होगा, वो लाइसोसोमल एंजाइम का स्रावण करता है, जिसकी वजह से अंडे के अंदर क्या करता है, ये भेदन का काम करेगा। और ये निषेचन के दौरान होता है, ये इसका काम रहता है। एक गुणसूत्रों का जो विच्छेदन है, गुणसूत्रों का विच्छेदन में भी किसका रोल होता है, लाइसोसोम का रोल होता है। तो काम के अंदर हमने देखा, पहला काम इसका ऑटोफैगी का है, यानी कि कोई बीमारी की कंडीशन है या भुखमरी की कंडीशन है, वहां पे पाई जाती है, इसमें लाइसोसोम में ऑटोफैगी पाई जाती है। दूसरा काम हमने देखा, कायांतर के दौरान मेंढक की पूंछ का लुप्त होना भी किसकी वजह से होता है, लाइसोसोम की वजह से। और निषेचन की जो क्रिया होती है, यानी कि शुक्राणुओं का जो एक्रोसोम वाला भाग है, वो लाइसोसोमल एंजाइम का स्रावण करके अंडे में भेद कर निषेचन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। और गुणसूत्रों का जो विच्छेदन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, लाइसोसोम की वजह से होता है। तो ये कुछ इसके मुख्य काम हैं। इसमें नेक्स्ट कोशिकांग है राइबोसोम। तो राइबोसोम
जो नेक्स्ट कोशिकांग है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वही है, इसकी खोज किसने की थी। खोज इसकी करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था क्लाडे। क्लाडे ने इसकी खोज की थी और क्लाडे ने राइबोसोम को माइक्रोसोम कहा। इसको जो नाम दिया था इसने माइक्रोसोम नाम दिया था राइबोसोम को, और खोज करने वाला साइंटिस्ट था इसमें क्लाडे। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये कैसे पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होंगी उसके अंदर ये स्वतंत्र रूप से मिलेगा, या तो स्वतंत्र मिलेगा अर्थात ये कैसा होता है, बिखरा हुआ पाया जाता है। यानी कि राइबोसोम कैसा मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था कोई भी कोशिकांग है वो कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें नहीं पाया जाता, लेकिन सिर्फ राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें पाया जाता है। तो इसलिए हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें राइबोसोम कैसा मिलता है, स्वतंत्र और बिखरा हुआ मिलता है। लेकिन यदि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये कैसे मिलता है, स्वतंत्र भी मिलेगा ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, या ये ज्यादातर ये ईआर से क्या होता है, जुड़ा हुआ मिलेगा। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब इस राइबोसोम के ऊपर, मान लो ये राइबोसोम है, तो इसके ऊपर कोई भी प्रकार की इकाई झिल्ली जो होती है वो नहीं होती। यानी कि इकाई झिल्ली से कवर ये नहीं होता, अर्थात इकाई झिल्ली जो होती है इसके अंदर राइबोसोम के अंदर नहीं पाई जाती। यानी कि इसके झिल्ली से ये कवर कोशिकांग नहीं होता। और जब कोशिका के अंदर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जैसे बढ़ जाएगी तो उस दौरान क्या करता है कि राइबोसोम की जो इकाइयां होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तो इसमें राइबोसोम की जो इकाइयां होंगी वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है, डाइमर का निर्माण कर लेती है। यानी कि जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कोशिका के अंदर ज्यादा होगी तो राइबोसोम की इकाइयां आपस में जुड़कर क्या बनाती है, डाइमर का निर्माण कर लेती है। तो वैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जो राइबोसोम है इसका निर्माण यदि आपसे पूछा जाता है तो राइबोसोम का निर्माण कहां पे होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के अंदर होता है। और राइबोसोम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के ये बने होते हैं और इसका निर्माण कहां हो रहा है, केंद्रिका में होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक राइबोसोम होता है 70S और एक राइबोसोम होता है इसके अंदर 80S प्रकार का। अब जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है इसके अंदर दो उप इकाइयां होती है इसकी, एक तो होती है 50S और एक होती है 30S। इसी प्रकार से 80S वाला जो राइबोसोम होता है इसकी भी दो उप इकाइयां होती है, एक होती है 60S और एक होती है 40S। अब देखा 50S जो है इसके अंदर ये कौन सी इकाई होगी, बड़ी वाली होती है। 30S इसके अंदर क्या होती है, छोटी उप इकाई होती है। ये छोटी उप इकाई है। इसी प्रकार से 60S इसके अंदर बड़ी है और 40S इसके अंदर कौन सी होगी, छोटी उप इकाई होगी। यानी कि दो प्रकार का राइबोसोम मिलेगा इसके अंदर, 70S और 80S प्रकार का। 70S के अंदर दो प्रकार की उप इकाइयां होती है, 50S और 30S। 50S बड़ी होती है, 30S छोटी उप इकाई होती है। इसी प्रकार से 80S वाला जो राइबोसोम है इसमें भी दो उप इकाइयां होंगी, 60 और 40S। 60S वाली बड़ी होगी और 40S वाली छोटी होती है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है वो किसके अंदर मिलता है। तो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होगा वो मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और एक इसमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है, इसके अंदर 70S प्रकार का होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो पाया जाता है वो भी 70S प्रकार का होता है। 80S प्रकार का जो राइबोसोम मिलता है वो मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मिलेगा हमारे को 80S प्रकार का राइबोसोम। तो ये हो गया राइबोसोम के प्रकार, दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया में, 80S प्रकार का मिलेगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो अब इसके अंदर जब राइबोसोम वाला भाग है, जैसे ये mRNA है, मैसेंजर आरएनए जिसको हम बोलते हैं, तो mRNA के साथ जैसे हमने देखा था 70S है
तो ये 70S प्रकार का राइबोसोम है, इसके अंदर दो इकाइयां होंगी, तो इसमें एक तो 50 वाली होंगी और एक 30 वाली होंगी। तो एमआरएनए के साथ ये किसके साथ जुड़ता है, छोटी उप इकाई के द्वारा सारे के सारे राइबोसोम किससे जुड़ जाते हैं, एमआरएनए से। और जो इसकी बड़ी उप इकाई होती है वो किसके साथ जुड़ जाती है, राइबोफेरिन। राइबोफेरिन प्रोटीन के द्वारा ये किसके साथ जुड़ जाता है, ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम बन जाता है, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम है वो एमआरएनए के साथ छोटी इकाई के द्वारा जुड़ जाते हैं और पॉलीराइबोसोम बनाते हैं, अर्थात फिर ये किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करवाते हैं। यानी कि प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो कौन करवाता है, राइबोसोम करवाता है। कैसे करवाता है, एमआरएनए के साथ राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई है, इसमें जैसे 40S है, इसमें 30S है, ये सारी छोटी उप इकाइयां किसके साथ जुड़ जाएगी, एमआरएनए के साथ क्या बनाएगी, पॉलीराइबोसोम, जिससे क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। जो बड़े वाली उप इकाई होती है वो राइबोफेरिन प्रोटीन के द्वारा किससे जुड़ जाती है, ईआर से जुड़ जाती है। तो इस तरीके से राइबोसोम जो होता है एमआरएनए के साथ जुड़कर क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है। तो इसके अंदर हम इसमें काम देखें, इसके कार्य यदि हम देखते हैं तो राइबोसोम के यदि कार्य की बात करते हैं तो राइबोसोम को हम कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यानी कि प्रोटीन की यदि फैक्ट्री की बात आती है तो वो कौन होता है, राइबोसोम, या इसे हम कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन किससे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक काम हो गया, प्रोटीन का संश्लेषण करवाना, प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करवा रहा है, राइबोसोम करवा रहा है। तो इसको एक बार हम और देखते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, क्लाडे ने की थी। इसे नाम दिया था माइक्रोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये राइबोसोम कैसे मिलता है, स्वतंत्र और बिखरा हुआ मिलेगा, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा होता है, स्वतंत्र भी होता है और ईआर के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस पर कोई प्रकार की इकाई कला झिल्ली से ये कवर नहीं होता। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जैसे बढ़ती है तो राइबोसोम की जो इकाइयां आपस में जुड़कर क्या बनाती है, डाइमर का निर्माण कर लेती है। और फिर हमने देखा इसका निर्माण कहां पे हो रहा है, केंद्रिका में हो रहा है, किसका, राइबोसोम का। और ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S में 50S और 30S दो इकाइयां होती है, 50S बड़ी होती है, 30S छोटी इकाई होती है। इसी प्रकार से 80S हमने देखा 60S और 40S में बांट दिया इसको। तो 60S इसमें बड़ी है, 40S में छोटी इकाई होगी। तो 70S प्रकार का राइबोसोम किसमें मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और 80S प्रकार का राइबोसोम मिलता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। फिर हमने देखा कि ये राइबोसोम जैसे 70 और 80S प्रकार के हैं, इनकी छोटी जो इकाइयां होती है वो किसके साथ जुड़ती है, एमआरएनए के साथ। और बड़ी इकाई राइबोफेरिन प्रोटीन के द्वारा किससे जुड़ जाती है, ईआर के साथ। और क्या बनाती है, पॉलीराइबोसोम बनाती है। और इस तरीके से वहां पे प्रोटीन का संश्लेषण अर्थात प्रोटीन का निर्माण होता है। और यदि कार्य की बात करें तो इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है और कोशिका के इंजन के नाम से भी जानते हैं राइबोसोम को, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। देखो नेक्स्ट कोशिकांग जो है इसके अंदर, वो है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे। सबसे पहला साइंटिस्ट था इसमें डब्ल्यू फ्लेमिंग के नाम से है। तो डब्ल्यू फ्लेमिंग है, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, फिल्ला के नाम से जाना, यानी किसको, फिल्ला कहा था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया इसमें अल्टमैन, और अल्टमैन ने इसको क्या कह दिया, बायोप्लास्ट के नाम से। तो अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कह दिया। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आया सी बेंडा। सी बेंडा जो साइंटिस्ट था तो इसका नाम इसने क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था, सी बेंडा ने कहा था। और सबसे पहले साइंटिस्ट कौन सा आया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग आया था। माइटोकॉन्ड्रिया को जो नाम दिया था, पहला नाम फिल्ला बोला था। और अल्टमैन जो साइंटिस्ट आया था उसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। और लास्ट जो साइंटिस्ट आया इसके अंदर वो सी बेंडा था, और सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर,
तो ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्लस के अंदर परिपक्व आरबीसी, परिपक्व आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, इसके अंदर ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा और परिपक्व आरबीसी के अंदर ये नहीं होता, क्योंकि ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केवल व केवल राइबोसोम जो होता है वो मिलता है, और वो भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर परिपक्व आरबीसी के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि वे कोशिकाएं जिनकी उपापचयी जो क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं जिनकी बहुत ज्यादा होती है, जिनके अंदर उपापचयी क्रियाएं तेज होंगी, ज्यादा होंगी, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो भी उनकी संख्या भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है या उसका नंबर होता है वो भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी इकाई झिल्ली से कवर होता है ये। अभी तक कुछ कोशिकांग हमने देखे थे एकल इकाई झिल्ली थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाई जाती है, दोहरी इकाई झिल्ली पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दोहरी इकाई झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर हम इसको डायग्राम से समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो हमने इसके अंदर देखा कि दो प्रकार की झिल्ली मिलेगी, एक तो बाहर की और एक अंदर की ओर। तो ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, तो ये इसकी कौन सी झिल्ली आ गई, बाहर वाली। दोहरी इकाई झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है, तो एक तो बाहरी होगी और एक अंदर वाली। अब अंदर वाली जो झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इस प्रकार से क्या बनाती है, उंगली नुमा यहाँ पे क्या बनाती है, प्रवर्ध बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली झिल्ली क्या बनाती है, अंदर उंगली नुमा क्या बनाती है, प्रवर्ध बनाती है, और इन्हें हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्रिस्टी के नाम से जानते हैं इसको हम। तो ये बाहर वाली झिल्ली होगी, और ये जो अंदर वाली जो झिल्ली है इसे हम कौन सी झिल्ली कहा, आंतरिक झिल्ली। तो क्रिस्टी का निर्माण किससे हो रहा है, आंतरिक झिल्ली से क्रिस्टी बन रही है। अर्थात हमने देखा था कि अंदर वाली झिल्ली क्या बनाती है, उंगली नुमा प्रवर्ध बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और बाहर वाली झिल्ली जो इसको पूरे को कवर करके रखती है। तो अब जो अंदर वाली झिल्ली होती है, इसके अंदर दो फेस होते हैं। तो अंदर वाली जो फेस होती है इस झिल्ली की, उसको हम बोलते हैं एम फेस, और बाहर वाली जो सतह होगी इसको हम कौन सा बोलते हैं, सी फेस। तो ये फेस होते हैं इसके अंदर, यानी कि अंदर वाले को एम फेस के नाम से जानते हैं और बाहर वाले को हम सी फेस के नाम से जानते हैं। तो ये दो फेस होंगे इसके अंदर। ये अंदर वाली झिल्ली की बात कर रहे थे। अब देखो जो बाहर वाली झिल्ली है इस माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे पाए जाते हैं वर्तविहीन कण पाए जाते हैं। इस तरीके से पूरी झिल्ली पर क्या पाए जाएंगे, वर्तविहीन कण पाए जाते हैं। व्रंतविहीन कण होंगे इसके अंदर, और इन व्रंतविहीन कणों को हम क्या बोलते हैं, पार्सन की उप इकाइयां। पार्सन की उप इकाइयों के नाम से जानते हैं। यानी कि इसकी बाहरी झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, व्रंत विहीन कण पाए जाएंगे, जिसे हम पार्सन की उप इकाइयां कहते हैं। और अंदर वाली जो झिल्ली है इस पर पाए जाते हैं F1 कण। तो अंदर वाली झिल्ली पर जो कण पाए जाएंगे इन्हें हम कहते हैं F1 कण, या इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक कण, या हम इनके बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या इसे बोलेंगे हम, ऑक्सीसोम। तो अंदर वाली झिल्ली पर हमने देखा कौन से कण पाए जाएंगे इसके अंदर, F1 कण या प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम, जो किससे संबंधित होते हैं, ETS से संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से संबंधित होते हैं, ETS से संबंधित होते हैं। और बाहर वाली झिल्ली पर क्या होंगे, व्रतविहीन कण होंगे, जिसे हम क्या बोल दिया, पार्सन की उप इकाइयां कहते हैं। अब देखो इसके अंदर जो अंदर क्रिस्टी का निर्माण हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी। और मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। और डीएनए कैसा होता है, यहाँ पे वर्ताकार होता है। तो मैट्रिक्स में क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। और ये डीएनए कैसा होता है, कुंडलित भी होगा और वर्ताकार होता है। कुंडलित और वर्ताकार इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और एक इसकी मैट्रिक्स में एक और पाया जाता है 70S प्रकार का क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा।
तो इसकी मैट्रिक्स में पाया जाता है। 70s प्रकार का राइबोसोम होता है और राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करवाना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्त अंगक के नाम से भी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्ध स्वायत्त अंगक कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये खुद का इसमें राइबोसोम होता है 70s प्रकार का, जो प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। एक बार डिटेल से हम देखते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो डब्ल्यू फ्लेमिंग साइंटिस्ट आया, उसने इसको फिल्ला कहा था, अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा और सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। तो हमने सबसे पहली लाइन देखी, प्रोकैरियोटिक सेल और परिपक्व आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और वे कोशिकाएं जिनकी उपापचयी क्रियाएं अधिक होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अगला पॉइंट है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या पाई जाती है, दोहरी इकाई झिल्ली से कवर होता है। तो अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो उंगली नुमा प्रवर्त बना के किसका निर्माण करती है, क्रिस्टी का निर्माण करती है। और जो अंदर वाली झिल्ली की अंदर वाली सरफेस होगी इसकी, उसे फेस जैसे होगी, तो ये इसमें एम फेस होगी और बाहर वाली जो फेस होती है इसकी सी फेस कहलाती है। इसी प्रकार से बाहरी झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, वर्तविहीन कण पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्सन की उप इकाइयां कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा अंदर वाली झिल्ली पर भी कण पाए जाएंगे यहाँ पे। तो F1 कण, प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम कहते हैं, जो ईटीएस से संबंधित होते हैं। फिर हमने देखा इसकी जो मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स में अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और कैसा होता है, कुंडलित और वर्ताकार मिलेगा। और एक इसकी मैट्रिक्स में क्या होगा, 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के हम कार्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। तो वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी इसे जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी की फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात एटीपी का निर्माण करता है। दूसरा काम होता है वसा के उपापचय से संबंधित होता है। वसा का जो पाचन करना यानी उपापचय से संबंधित किसका रोल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। फिर ये शुक्राणुओं के मध्यम भाग का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। शुक्राणु के मध्यम भाग का निर्माण भी कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। और अंड जनन के दौरान पीतक पटलिकाओं का निर्माण जो होता है वो कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। अंड जनन के दौरान पीतक पटलिकाओं का निर्माण, शुक्राणु के मध्यम भाग का निर्माण वसा के उपापचय से संबंधित होता है, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। और एक काम इसका ये होता है कि जो क्रेब्स साइकिल चलता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के जो एंजाइम होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। अर्थात क्रेब्स साइकिल को और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो साइकिल होता है इसको कौन चलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया चलाता है। क्योंकि क्रेब्स साइकिल के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। अंड जनन के दौरान पीतक पटलिकाओं का निर्माण करवाता है, शुक्राणु के मध्यम भाग का निर्माण करवाएगा और वसा के उपापचय से संबंधित होता है। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है। तो आगे हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में। तो नेक्स्ट कोशिकांग है इसके अंदर सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम की खोज करने वाला वैज्ञानिक था इसके अंदर वॉन वेंडन। वॉन वेंडन ने इसकी खोज की थी। और जो सेंट्रोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है इसके अंदर क्या है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अब देखो ये सेंट्रोसोम जो होता है, जैसे मान लो ये किसी कोशिका का केंद्रक है और केंद्रक के पास ये इस तरीके से दो कणिकाओं के रूप में ये पाया जाता है। यानी कि हम इसमें देखते हैं सेंट्रोसोम को समझते हैं तो ये केंद्रक के पास दो कणिकाओं के रूप में पाया जाता है जिसे हम डिप्लोसोम या सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये मिलेगा कहां पे, केंद्रक के पास में।
केंद्रक के पास में ये दो कणिकाओं के रूप में पाया जाता है और जिसे हम डिप्लोसोम या सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। तो केंद्र के पास मिलेगा, दो कणिकाओं के रूप में मिलेगा, जिसे हम डिप्लोसोम या सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है इसमें ये दो सेंट्रियोल होती है। तो प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर क्या मिलेंगी, दो सेंट्रियोल मिलेंगी और इसके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम ये जानते हैं इसके अंदर कि जो सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, दो सेंट्रियोल हैं, अर्थात इसके अंदर इस तरीके से ये संरचना होती है इसकी। तो दो सेंट्रियोल के मध्य में क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलता है और इसके चारों ओर जो पाए जाने वाला जो द्रव होता है इसे हम सेंट्रोस्फियर के नाम से जानते हैं। तो ये इसके अंदर क्या है, सेंट्रियोल। अर्थात प्रत्येक सेंट्रोसोम में कितनी सेंट्रियोल होती है, दो होती है। इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, और इसके चारों ओर पाए जाने वाला द्रव जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोस्फियर के नाम से जानते हैं। जो ये सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल क्या करता है, जैसे सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला की आधार कणिका का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, सेंट्रियोल करता है। सेंट्रियोल से सीलिया और फ्लैजिला की आधार कणिका का निर्माण होता है और इसमें नौ अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु इसमें पाए जाते हैं। तो सेंट्रियोल में 9 अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु पाए जाते हैं और इसका मेन काम है सीलिया और फ्लैजिला की आधार कणिका का निर्माण करना। तो सेंट्रियोल जो होता है इसके अंदर एक प्रोटीन होती है ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन नामक की एक प्रोटीन मिलती है इसके अंदर। आरएनए पाया जाता है इसमें, डीएनए भी इसके अंदर पाया जाता है। यानी कि सेंट्रियोल में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं, 9 अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु पाए जाते हैं और सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला की आधार कणिका का निर्माण करना। तो अब इसके अंदर हम इसके कार्य के बारे में जानते हैं कि सेंट्रोसोम के मेन काम क्या होते हैं। तो काम के अंदर देखा जाए तो ये कोशिका विभाजन की जो शुरुआत होती है, सेल डिवीजन की जो शुरुआत है वो कौन करवाता है, सेंट्रोसोम करवाता है। अर्थात सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की शुरुआत ये करता है। कोशिका विभाजन के समय जो तर्कु तंतु होते हैं, तर्कु तंतुओं का जो निर्माण है वो कौन करता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का जो निर्माण है वो कौन करवाता है, सेंट्रोसोम करवाता है। तो इसी प्रकार से शुक्राणुओं के अंदर पूंछ का जो निर्माण है वो कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो ये इसके मेन मुख्य काम होते हैं। एक तो सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन की शुरुआत करवाना, तर्कु तंतुओं का निर्माण करवाना, और शुक्राणुओं के अंदर पूंछ का जो निर्माण है वो कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो इसको एक बार हम और देख लेते हैं। सेंट्रोसोम की खोज वान वेडन ने की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एब्सेंट होते हैं और जो सेंट्रोसोम केंद्र के पास दो कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं जिसे हम डिप्लोसोम या सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होती है, आपस में इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है और उसके चारों ओर पाए जाने वाले जो द्रव होता है उसको सेंट्रोस्फियर कहते हैं। और सेंट्रियोल का मेन काम होता है सीलिया और फ्लैजिला की आधार कणिका का निर्माण करवाना। और सेंट्रियोल के अंदर 9 अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु पाए जाते हैं और सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन, आरएनए और डीएनए इसके अंदर पाए जाएंगे। यानी कि सेंट्रियोल में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, आरएनए है, डीएनए ये इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इसे हम बोलते हैं पक्षमाभिका या इसको बोलते हैं फ्लैजिला को कशाभिका। तो ये क्या होती है, तो ये क्या होती है कि कोशिका की जो स्वतंत्र सतह होती है, कोशिका की स्वतंत्र जो सतह होती है वहां पर रोम लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं। रोम लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उन्हें हम सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। यानी कि कोशिका की स्वतंत्र सतह पे रोम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे हम सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। और इसका यदि हम काम देखा जाए, मेन काम क्या होता है, तो सीलिया और फ्लैजिला का मेन काम होता है गमन का
और भोजन की प्राप्ति का। भोजन प्राप्ति जो करवाती है वो कौन करवाती है? सीलिया फ्लैजिला के रूप में होता है। भोजन प्राप्ति में इसका रोल होता है और गमन के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में किसका काम होता है? सीलिया और फ्लैजिला का काम रहता है। और ये कोशिका की स्वतंत्र सतह पर रोम के समान संरचनाएं पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? 9 परिधीय त्रिक तंतु, और इसकी जो शाफ्ट होती है, इसकी शाफ्ट में पाया जाता है एक दिक् तंतु पाया जाता है। यानी कि सीलिया और फ्लैजिला में क्या मिलेंगे? 9 परिधीय त्रिक तंतु मिलेंगे और शाफ्ट में एक दिक् तंतु पाया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है? 9+2 का क्या मिलता है? विन्यास मिलता है। 9+2 का इसके अंदर विन्यास मिलेगा, अर्थात 9 परिधीय त्रिक तंतु और शाफ्ट में एक दिक् तंतु पाया जाता है। और सीलिया और फ्लैजिला की जो अक्ष होती है उसे हम एक्सोनिमा के नाम से जानते हैं। यानी कि सीलिया की व फ्लैजिला की जो अक्ष होती है उसे हम एक्सोनिमा के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम देख रहे थे सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया को बोलते हैं पश्माबिका, फ्लैजिला को बोलते हैं हम इसमें कशाबिका। तो ये कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पे रोम के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। और इसका मेन काम गमन के अंदर होता है, चलने फिरने में, और भोजन की प्राप्ति में इसका रोल होता है। इसमें 9 परिधीय त्रिक तंतु और इसकी शाफ्ट में एक त्रिक तंतु पाया जाता है। और इसमें किस तरीके का विनाश होता है? 9+2 का विनाश इसके अंदर मिलता है। और सीलिया और फ्लैजिला की अक्ष को एक्सोनिमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है सूक्ष्मकाय, या जिसको हम बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। तो ये 2 प्रकार की होती है। तो इसके कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में देखते हैं। तो एक इसमें होती है प्रोक्सिसोम और एक होती है इसके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम। तो 2 प्रकार की माइक्रोबॉडीज मिलती है, सूक्ष्मकाय मिलती है, प्रोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। तो प्रोक्सिसोम में प्रोक्सीडेज व कैटेलेज एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि प्रोक्सिसोम जो माइक्रोबॉडीज होती है उसमें प्रोक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम पाए जाते हैं, और ग्लाइऑक्सिसोम जो होते हैं इसमें प्रोक्सिसोमल एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं प्रोक्सिसोमल एंजाइम इसके अंदर पाए जाएंगे। यानी कि माइक्रोबॉडी सूक्ष्मकाय 2 प्रकार की होती है, प्रोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। प्रोक्सिसोम के अंदर प्रोक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम होते हैं और ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर प्रोक्सिसोमल एंजाइम होते हैं। इसमें हमने देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, पूरा साइटोप्लाज्म हमने देख लिया, और बीच का जो पार्ट बचा है केंद्रक का। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक के अंदर सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? केंद्रक की, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी केंद्रक की। और केंद्रक का जो अध्ययन होता है, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक के अध्ययन को बोलते हैं हम कैरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये देखा जाए तो अधिकांश जो कोशिकाएं होती है, ज्यादातर जो कोशिकाएं होंगी, अधिकांश कोशिकाएं होंगी, उनके अंदर एक ही केंद्रक हमारे को मिलेगा। लेकिन यकृत और उपास्थि की कोशिकाएं, यकृत माने कि लीवर और उपास्थि मतलब कार्टिलेज, तो उपास्थि कार्टिलेज के अंदर और यकृत लीवर के अंदर कितने केंद्रक पाए जाते हैं? इनकी कोशिकाओं के अंदर यदि बात करते हैं तो केंद्रक की संख्या कितनी होती है? इसमें 2 होती है, अर्थात इसमें 2 केंद्रक इसके अंदर पाए जाते हैं। और वे कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्र की संख्या कई होती है या अनेक केंद्रक उसके अंदर पाए जाते हैं, तो उसे हम सिंसिशियम के नाम से जानते हैं। अर्थात जिनके अंदर केंद्र की संख्या अनेक होगी उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंसिशियम के नाम से या सिंसाइटियल के नाम से जानते हैं। यानी कि बहु केंद्रकी वाले जो कोशिकाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंसाइटियल या सिंसिशियम के नाम से जानते हैं। यकृत की कोशिका और उपास्थि की कोशिका में केंद्रक यदि पूछा जाता है तो 2 होते हैं। अधिकांश कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 1 ही होती है। केंद्रक का अध्ययन क्या कैरियोलॉजी कहलाता है। और
खोज इसकी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि केंद्रक में पाए जाने वाली जो संरचनाएं हैं उसके बारे में हम देखते हैं। संरचनाएं हम जानते ही हैं कि जैसे ये केंद्रक है तो केंद्र के बाहर केंद्रक झिल्ली है, उसके बाद केंद्रक द्रव आ जाएगा, सेंटर के अंदर क्या आ जाएगी? केंद्रिका आ जाएगी, और केंद्रिका के बाहर जो केंद्रक द्रव पाया जाता है वहां पे पाई जाती है क्रोमेटिन जालिका। तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर कि केंद्र झिल्ली के बारे में देखते हैं। केंद्र की तो केंद्रक झिल्ली जो होती है कैसी होती है? केंद्र की झिल्ली कैसी होती है? दोहरी इकाई झिल्ली होती है। दोहरी इकाई कला वाली जो झिल्ली है वो किसके अंदर मिलेगी? केंद्रक के अंदर मिलेगी। और बाकी हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखा था कि दोहरी जो झिल्ली किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और केंद्र की झिल्ली भी कैसी होती है? दोहरी इकाई कला वाली झिल्ली होती है। और इसकी जो झिल्ली होगी केंद्र की, जो बाहर की जो झिल्ली है, इसके अंदर अष्टभुजाकार क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। अष्ट भुजाकार इसके अंदर क्या होंगे? छिद्र पाए जाएंगे केंद्रक झिल्ली के अंदर। झिल्ली कैसी होगी? दोहरी इकाई कला वाली झिल्ली मिलेगी, अष्टभुजाकार इसमें छिद्र पाए जाते हैं। और विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है उसमें ये केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। यानी कि जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था आएगी, तो इस प्रोफेज अवस्था के अंदर यह झिल्ली कैसी हो जाती है? लुप्त हो जाती है, हट जाती है। और जैसे ही विभाजन की जो टीलोफेज अवस्था आती है तो उसके अंदर ये झिल्ली क्या होती है? वापस से प्रकट हो जाती है। अर्थात प्रोफेज अवस्था के अंदर ये झिल्ली लुप्त हो जाएगी, टीलोफेज अवस्था के अंदर ये वापस से प्रकट हो जाती है। केंद्रक झिल्ली के अंदर देख लिया हमने। उसके बाद बचेगा इसमें सेकंड पार्ट आता है केंद्रक द्रव के बारे में। तो केंद्रक द्रव के बारे में देखते हैं। तो केंद्रक द्रव के अंदर प्रोटीन व फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो इसके अंदर क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। यानी कि केंद्रक द्रव के अंदर प्रोटीन और फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। और केंद्रक द्रव के बाद हम पढ़ते हैं केंद्रिका के बारे में। अब केंद्रिका की जो खोज करने वाला साइंटिस्ट है वो है फोंटाना। फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और केंद्रिका के ऊपर कोई प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि एक झिल्ली विहीन संरचना होती है। यानी कि केंद्रिका के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती, अर्थात कैसी संरचना होती है? झिल्ली विहीन संरचना होती है। और हमने ये भी देखा था कि केंद्रिका के अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम पाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो केंद्रिका के अंदर प्रोटीन, डीएनए और आरएनए ये भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। तो केंद्रिका के बारे में हमने देखा, इसकी खोज फोंटाना ने की थी। कोई इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती और इसमें राइबोसोम होते हैं। इसकी वजह से केंद्रिका के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है और केंद्रिका में प्रोटीन, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो केंद्र की संरचनाएं हम देख रहे थे। केंद्रक झिल्ली के बारे में देख लिया, केंद्रक द्रव के बारे में देख लिया, केंद्रिका के बारे में देख लिया। तो एक संरचना इसमें पाई जाती है क्रोमेटिन जालिका। तो क्रोमेटिन जालिका के बारे में देखते हैं हम, क्योंकि सेंटर के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक द्रव है। और यहाँ पे जो मिलेगी हमारे को संरचनाएं क्रोमेटिन जालिका मिलती है। तो इसमें एक अवस्था आती है विभाजन की, अंतरावस्था, जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। तो इस फेज के अंदर क्या मिलता है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाला जो केंद्रक द्रव है वहां पे मिलती है एक जालिका नुमा संरचना मिलेगी। कैसी संरचना मिलती है? यहाँ पे एक जालिका नुमा संरचना मिलती है। जैसे मान लो ये कोशिका की झिल्ली होगी, ये अंदर में केंद्रक हो गया और अंदर सेंटर में केंद्रिका होगी। तो यहाँ पे इस तरीके की एक संरचना मिलती है, जालिका नुमा संरचना मिलेगी। और ये जालिका नुमा जो संरचना होती है इस पर क्या पाए जाते हैं? मोतियों के समान सघन पदार्थ पाए जाते हैं। तो मोतियों के समान ये सघन जो पदार्थ इसमें पाए जाते हैं इसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर्स कहते हैं। और क्रोमेटिन के अंदर देखा जाता है तो होता क्या है क्रोमेटिन के अंदर? तो क्रोमेटिन के अंदर डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी होता है और हिस्टोन और
नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन है वो इसके अंदर मिलती है। तो क्रोमेटिन के अंदर क्या मिलता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले क्रोमेटिन जालिका के बारे में देख रहे हैं। कहाँ पाई जाती है? ये केंद्रक द्रव के अंदर पाई जाएगी। अंतरावस्था के दौरान ये कैसी दिखती है? एक जालिका नुमा दिखेगी, जालिका नुमा संरचना दिखेगी, जिसे हम क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। और इस क्रोमेटिन जालिका पर क्या पाए जाते हैं? मोतियों के समान सघन पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोमियर्स के नाम से जानते हैं। और ये क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी हमारे को? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर मिलती है। तो अब देखा जाए, जैसे ही कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है या कोशिका विभाजन के समय क्या होता है इसमें, तो जब जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, कोशिका विभाजन इसके अंदर होता है, तो ये क्रोमेटिन जो जालिका है बनी हुई है, तो इस प्रकार से मोटे धागेनुमा ये संरचनाएं बनाती है। तो मोटे धागेनुमा ये संरचनाएं जो होती है, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो इसे हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये था क्रोमेटिन जालिका के बारे में। सबसे पहले हमने देखा क्रोमेटिन जालिका जो अंतरावस्था के दौरान जो केंद्रक द्रव है वहां पे जालिका रूपी एक संरचना पाई जाएगी, जिसे हमने क्रोमेटिन जालिका नाम दिया। और इस पे मोतियों के समान सघन पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोमियर्स के नाम से जानते हैं। और क्रोमेटिन के अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और कोशिका विभाजन के समय क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन जालिका है एक मोटे धागेनुमा संरचनाओं में बदल जाती है, जिसे हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं गुणसूत्र के बारे में, जिसे हम क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो गुणसूत्रों के बारे में देखा जाए तो इसमें सबसे पहला साइंटिस्ट था डब्ल्यू फ्लेमिंग। तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इन गुणसूत्रों को नाम दिया था क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नाम दिया था। और उसके बाद वाल्डेयर जो साइंटिस्ट था, उसने इसका नाम क्या दे दिया? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र जो नाम दिया था, किसने दिया था? वाल्डेयर ने। कि जो कायिक कोशिकाएं होती है, कायिक सेल या जिसे हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, तो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो दो सेट के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनके कितने सेट होते हैं? यहाँ पे दो सेट के रूप में ये पाए जाते हैं, जिसे हम कौन सी अवस्था कहते हैं? द्विगुणित, द्विगुणित अवस्था, या इसे हम 2n के नाम से इंगित करते हैं, या इंग्लिश में इसको हम डिप्लॉइड के नाम से जानते हैं। यानी कि काई कोशिकाओं में गुणसूत्रों के दो सेट पाए जाते हैं, जिसे द्विगुणित अवस्था 2n या डिप्लॉइड कहते हैं। और जैसे ही इनके गैमिट बनते हैं, गैमिट का मतलब युग्मक बनते हैं, इसके गैमिट्स बनेंगे इसके जैसे ही, तो उसमें गुणसूत्रों का क्या पाया जाता है? केवल एक ही सेट होता है। तो इसमें गुणसूत्रों का क्या होगा? एक ही सेट होता है। और इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बोलेंगे, या इसका सिंबल जो होता है वो एन का होता है, या इसे अगुणित अवस्था भी बोलते हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है? अगुणित अवस्था या द्विगुणित अवस्था। तो यानी कि काई कोशिकाओं में गुणसूत्रों के दो सेट होते हैं, जिसे द्विगुणित अवस्था या 2n से शो करते हैं, डिप्लॉइड के नाम से इंगित करते हैं। और जैसे इनके गैमेट्स या युग्मक बनते हैं, तो उसमें गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट होता है, जिसे हम हैप्लॉइड एन या अगुणित अवस्था कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जीवों के अंदर गुणसूत्रों को दो श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। यानी कि गुणसूत्रों को दो प्रकार से बांटा है। एक तो होते हैं इसके अंदर लैंगिक गुणसूत्र, और एक होते हैं इसके अंदर कायिक गुणसूत्र। तो सभी जीवों के अंदर इसको दो श्रेणियों में बांटा है, लैंगिक गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर नर और मादा की यदि हम बात करते हैं, तो नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो XY में होते हैं, और मादा के अंदर XX। इसी प्रकार से यदि हम मुर्गों के अंदर बात करें, मुर्गों के अंदर मेल के अंदर, तो मेल के अंदर ये मिलेंगे ZZ, और मुर्गी के अंदर ये किस प्रकार से मिलते हैं? ZW के अंदर। यानी कि ये जस्ट उल्टा होता है नर और मादा का। तो मुर्गों के अंदर ZZ और मुर्गी के अंदर ZW मिलते हैं। यानी कि दो श्रेणियों में बांटा है गुणसूत्रों को, लैंगिक गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र में। हम जानते हैं कि जैसे गुणसूत्र है
और गुणसूत्र के अंदर दो भुजाएं होती है और दो भुजाओं के बीच का जो केंद्र होता है इसे हम जानते हैं सेंट्रोमियर के नाम से। तो ये कहलाता है सेंट्रोमियर, यानी कि दोनों भुजाओं के बीच का केंद्र क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है, या इसे हम प्राथमिक संकुंचन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दो गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं, गुणसूत्र की भुजाओं के बीच में पाया जाने वाला सेंटर बिंदु या केंद्र जो होता है उसे हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। देखो इसमें अब जो ये सेंट्रोमियर है, इसकी स्थिति के आधार पर, इसकी स्थिति ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, साइड में हो सकती है, यानी कि इस सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर इसको चार भागों के अंदर गुणसूत्रों को बांटा गया है। यानी कि सेंट्रोमियर की जो स्थिति है इसके अंदर के आधार पर इसको चार भागों के अंदर गुणसूत्रों को बांटा है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला इसके अंदर है टीलोसेंट्रिक, दूसरा है इसके अंदर एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है इसके अंदर सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और चौथा है इसके अंदर मेटासेंट्रिक। यानी कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को चार भागों में बांटा गया है: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। देखो इसमें हम देखते हैं टीलोसेंट्रिक के अंदर। अब टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है कि इसमें जो सेंट्रोमियर की स्थिति होती है, तो इसमें सेंट्रोमियर जो मिलेगा वो गुणसूत्र के सिरे पे मिलेगा, बिल्कुल शिखर पे मिलेगा। अर्थात इसके अंदर जो शेप बनती है, मान लो ये गुणसूत्र की एक भुजा है और उसके ऊपर ये सेंट्रोमियर है, यानी कि इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के सिरे पे मिलता है। अर्थात हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि गुणसूत्र की इसके अंदर एक ही भुजा मौजूद होती है। अर्थात यदि इसकी शेप या आकृति की हम बात करते हैं तो इसमें आकृति कैसी बनती है टीलोसेंट्रिक के अंदर? तो एक सीधी लाइन हम मान सकते हैं, या जिसे हम एल शेप भी कह सकते हैं। तो इसमें जो शेप बनती है वो कैसी बनेगी? एल शेप बनेगी। तो दूसरा है इसके अंदर एक्रोसेंट्रिक। इसमें आप देखते हैं कि सेंट्रोमियर की जो स्थिति है वो गुणसूत्र के सिरे से थोड़ी दूरी पे मिलेगी, यानी कि थोड़ी दूरी पे मिलती है गुणसूत्र के सिरे से, तो वो कंडीशन होती है एक्रोसेंट्रिक की। तो इसमें देखो कैसे अरेंजमेंट होता है। ये गुणसूत्र की एक भुजा होगी, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रोमियर, और उसके बाद इसमें छोटी भुजा होती है। तो एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है? सेंट्रोमियर जो होता है वो गुणसूत्र के सिरे से थोड़ी दूरी पे मिलता है। अर्थात इसमें जो आकृति बनती है इसके ऊपर डॉट लग जाएगा, तो ये कैसा शेप हो जाएगा? आई शेप इसके अंदर बनती है। अब आता है सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर की जो स्थिति होती है वो गुणसूत्र के मध्य की ओर होती है, यानी कि मध्यम की ओर होती है। यानी कि इसमें किस प्रकार की शेप बनती है? जैसे मान लो ये गुणसूत्र की एक भुजा होगी, यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्थिति होगी, तो इसमें इस तरीके की शेप बनेगी। अर्थात इस शेप को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ये गुणसूत्र की एक भुजा हो गई, यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्थिति होगी, और ये भुजा हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। यानी कि इसमें जो शेप बनती है वो या तो जे बनेगी या इसके अंदर इस तरीके से एल बनेगा। तो इसकी शेप कैसी होती है? जे या एल शेप के अंदर बनता है। अब देखते हैं मेटासेंट्रिक के अंदर। इसमें देखो सेंट्रोमियर की जो स्थिति होती है वो गुणसूत्र के बिल्कुल मध्यम में होगी, गुणसूत्र के बिल्कुल मध्यम के अंदर सेंट्रोमियर की स्थिति होगी। अर्थात इसके अंदर जो शेप बनती है, अर्थात बिल्कुल दोनों ही भुजाएं गुणसूत्र की क्या होंगी? इक्वल होंगी इसके अंदर, तो बराबर होंगी भुजाएं। बिल्कुल मध्यम के अंदर सेंट्रोमियर की स्थिति है, तो वो कंडीशन होगी मेटासेंट्रिक की। तो अब इस शेप को हम यदि बनाएं तो बिल्कुल मध्यम में है, तो उसको हम इस तरीके की शेप भी हम इसमें बना सकते हैं कि दोनों भुजाएं बिल्कुल इक्वल है। तो ये इसके अंदर यदि शेप की बात करते हैं
तो इसमें वी शेप आकृति आती है। तो ये शेप के बारे में हमने देखा, साथ साथ हमने सेंट्रोमियर की स्थिति गुणसूत्र के अंदर देखी कैसे कैसे इसके अंदर बनती है। कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट रूप से क्या हुआ दिखाई देते हैं। स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं गुणसूत्र? जब कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था होती है, इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।